दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक डिस्टोपियन क्राइम थ्रिलर फिल्म के बारे में जिसे सराहना और विवाद दोनों का ही सामना करना पड़ा, पर दर्शकों ने इसे बहुत पसंद किया इसकी विद्रोह की कहानी की वजह से। मैं बात कर रहा हूं 2005 में आई फिल्म वी फॉर वेंडेटा के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है जेम्स मैकटीज ने और ये डेविड लॉयड और एलन मूर की सेम नाम की ग्राफिक नोवेल पर आधारित है। इसमें मेन लीड्स निभाए हैं ह्यूगो वीविंग, नैटली पोर्टमैन, स्टीफन रे और जॉन हर्ट ने। पहले मैं आपको इसकी पूरी कहानी समझाऊंगा, फिर बात करेंगे इसके सिंबोलिज्म के बारे में, उसके बाद विद्रोह के पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, फिर इसके राजनीतिक समूहों पर हुए असर और इसके सबसे जरूरी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, और आखिर में जानेंगे कि इस फिल्म से हमने क्या सीखा। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज के बारे में जानकारी दूं जो शायद ही कहीं और मिले। इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। सन 2032 में दुनिया उथल पुथल में है। लंबे समय तक दूसरे सिविल वॉर और सेंट मेरीज वायरस की महामारी का नतीजा ये हुआ कि उसने यूएसए की कमर तोड़कर रख दी, और इसी ने पूरे यूरोप में फैलने से 14 साल पहले यूके को बर्बाद कर दिया था। यूके को नॉर्थ फायर पार्टी द्वारा एक नियो फासिस्ट पुलिस राज्य के रूप में शासित किया जाता है। सभी शक्तिशाली हाई चांसलर एडम सटलर के अधीन है। 4 नवंबर को सजग और सतर्क व्यक्ति यानी कि एक विजिलेंटी जिसने गाय फॉक्स का मास्क पहना है और वो खुद की पहचान वी बताता है, ये शख्स ईवी हैमंड को बचाता है, जो कि फिंगरमैन सीक्रेट पुलिस सदस्यों से एक स्टेट रन ब्रिटिश टेलीविजन नेटवर्क की एम्प्लॉय है। वो कर्फ्यू के समय बाहर थी। एक छत से वो लंदन के मेन क्रिमिनल कोर्ट द ओल्ड बेली का आतिशबाजी और 1812 ओवरचर के साथ खात्मा होते हुए देखते हैं। स्कॉटलैंड यार्ड के इंस्पेक्टर फिंच को वी की गतिविधियों की जांच करने के लिए कहा जाता है। इस दौरान बीटीएन ने बेली के विनाश को आपातकालीन विध्वंस यानी कि इमरजेंसी डिमोलिशन घोषित किया, पर वी ने ब्रॉडकास्ट को बाधित करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का दावा किया। ब्रिटेन के लोगों को अपनी सरकार के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया और संसद के सदनों के बाहर अगले साल की गाय फॉक्स नाइट पर उनसे मुलाकात की। ब्रॉडकास्ट के दौरान पुलिस वी को पकड़ने की कोशिश करती है। ईवी उसे भागने में मदद करती है, पर उसे बेहोश कर दिया जाता है। वी ईवी को अपने घर ले जाता है और उसे बताता है कि यहाँ उसे 1 साल के लिए रहना होगा। फिर वी लुइस प्रोथेरो जो नॉर्थ फायर के मुख्य हैं और एंथनी लिलीमैन जो लंदन का एक बिशप है, दोनों को मार देता है। ईवी मदद करने के लिए कहती है और इस मौके का इस्तेमाल करके अपने बॉस, कमेडियन और टॉक शो होस्ट गॉर्डन डिट्रिच के घर चली जाती है। ईवी को उसके सुरक्षा के भरोसे के बदले गॉर्डन उसके सामने निषेध यानी कि प्रोहिबिटेड मटेरियल्स का खुलासा करता है, जैसे पेंटिंग्स, प्राचीन कुरान और होमियो इरोटिक फोटोग्राफ्स। इस दौरान वी डॉक्टर डीलिया सरित से मिलता है, जिसने लार्किल कंसंट्रेशन कैंप में उस पे और बाकी काफी लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उसके अतीत में किए गए कामों की वजह से उसका पछतावा देखकर वो उसे बिना दर्द की मौत देता है। गॉर्डन के अपने शो में सरकार पर व्यंग करने के बाद उसी रात उसके घर पे रेड पड़ती है और ईवी को पकड़ लिया जाता है। वी के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसको जेल में डाल दिया जाता है और उसे टॉर्चर किया जाता है, जहां उसे धीरज देने के लिए सिर्फ एक चीज है, एक्ट्रेस विलेरी पेज द्वारा लिखा गया एक नोट। वो एक पूर्व कैदी थी जिसे टॉर्चर किया गया था और फिर उसे मार दिया गया था, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो होमोसेक्सुअल थी। ईवी को बताया जाता है कि अगर उसने वी की लोकेशन नहीं बताई तो उसे भी मार दिया जाएगा। जब वो कहती है कि इससे अच्छा तो वो मरना पसंद करेगी, तो उसे बिना कुछ सफाई दिए छोड़ दिया जाता है, और फिर वो खुद को वी के घर में पाती है। तब ये पता चलता है कि वी ने ही उसे गॉर्डन के घर में पकड़वाया और उसे जेल भेजने की योजना भी बनाई और उसे टॉर्चर भी करवाया ताकि वो अपने डर से आजाद हो सके। वो नोट असली था और विलेरी ने ही वो वी को दिया था जब वो कैदी था। वो उसे ये भी बताता है कि जब गॉर्डन के घर में कुरान मिली तो उसे मार दिया गया था।
हालांकि ईवी के साथ जो भी हुआ उसकी वजह से शुरू में वो उससे नफरत करती है, पर उसे एहसास होता है कि वो पहले से मजबूत इंसान बन चुकी है। वो उसे छोड़कर चली जाती है, ये वादा करके कि वो 5 नवंबर से पहले वापस आ जाएगी। सरिज का जर्नल पढ़ के फिंच को पता चलता है कि वी का ये हाल ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से हुआ है और वो उन लोगों को टारगेट कर रहा है जिन्होंने उसे गिरफ्तार किया था। सरकार द्वारा अनसुना किए जाने के बावजूद फिंच वी की असली पहचान को खोजता है। वो लार्किल में एक बायो वेपन्स प्रोग्राम में वी पे नजर रखता है। फिंच विलियम्स रूकवुड से मिलता है जो उसे प्रोग्राम के और उसके ओरिजिन के बारे में बताता है। मूवी में हुई घटनाओं से 14 साल पहले यूएस मिडिल ईस्ट में एक घातक युद्ध में सक्रिय था जो बहुत ही बदतर हो गया था। इसी की वजह से सटलर, जो कि उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस था, उसने युद्ध का फायदा उठाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लार्किल में एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया जो कारण बना सेंट मेरीज वायरस की उत्पत्ति का। वो आगे ये भी खुलासा करता है कि वर्तमान नॉर्थ फायर पार्टी के लीडर क्रीडी ने तब यूके में वायरस रिलीज करने का सुझाव दिया था, जिसमें टारगेट थे सेंट मेरीज स्कूल, एक ट्यूब स्टेशन और एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वायरस की वजह से ब्रिटिश के 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए और युद्ध के कारण इसका इल्जाम एक आतंकवादी संगठन पर डाल दिया गया। पार्टी ने उस दौरान फैली हुई उथल पुथल पर डर की लहर का फायदा उठाया और सुरक्षा का हवाला देते हुए उस साल चुनाव जीत लिया और सटलर को नए नए बने हुए हाई चांसलर के ऑफिस में भेज दिया गया और संसद में पूर्ण बहुमत हासिल किया और देश का पूरा नियंत्रण उनके हाथों में आ गया। फिंच को बाद में पता चला कि वी भेष बदलकर रूकवुड बना हुआ था और हालांकि उसे शुरू में उसकी कहानी पर भरोसा नहीं होता, पर नॉर्थ फायर सरकार पर उसका भरोसा पूरी तरह से हिल चुका था। नवंबर 5 नजदीक है। वी हजारों गाय फॉक्स मास्क बांटता है और जनता सरकार के राज पर सवाल उठाती है। यूके में धीरे धीरे अराजकता फैल जाती है और ये तब भड़क उठती है जब एक फिंगरमैन एक यंग लड़की को वहशत फैलाने की वजह से गोली मार के उसकी हत्या कर देता है। बदले में आक्रोश से भरी भीड़ उसे मार डालती है। 5 नवंबर की शाम को ईवी वी से मिलती है। वो उसे खाली लंदन अंडरग्राउंड में एक विस्फोटक से लदी ट्रेन दिखाता है जिसे संसद को उड़ाने के लिए सेट किया गया है। वो उसे इस्तेमाल करने या ना करने का फैसला ईवी पर छोड़ देता है। वी पार्टी लीडर क्रीडी से मिलता है जिसके साथ उसने सटलर को मारने के बदले सरेंडर करने का सौदा किया है। क्रीडी के सटलर को मारने के बाद वी अपनी डील से मुकर जाता है और क्रीडी और उसके आदमियों को मार देता है। वो जान जाने की हद तक घायल होकर ईवी के पास लौटता है और उसे मरने से पहले बताता है कि वो उससे प्यार करता है। ईवी वी की लाश को ट्रेन में रखती है, तब फिंच उसे ढूंढ लेता है। पार्टी के शासन से उसका मोह भंग हो चुका है और वो ईवी को ट्रेन को भेजने से नहीं रोकता। बाहर हजारों निहत्थे लंदन के लोग गाय फॉक्स मास्क पहने हुए संसद की तरफ बढ़ते हैं। अब क्योंकि क्रीडी और सटलर दोनों ही मर चुके हैं, इसलिए मिलिट्री को भी कोई ऑर्डर्स नहीं मिले हैं और वो भी भीड़ को नहीं रोकती। संसद तबाह हो जाता है। फिंच ईवी से वी की पहचान पूछता है, जिस पे वो जवाब देती है, ही वॉज ऑल ऑफ अस, और फिल्म एंड हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इस फिल्म के सबसे बड़े आधार के बारे में, जो है गाय फॉक्स नाइट। गाय फॉक्स नाइट को गाय फॉक्स डे या बॉनफायर नाइट की तरह भी जाना जाता है। ये एक सालाना मनाया जाने वाला उत्सव है जो मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम में हर 5 नवंबर को मनाया जाता है। इस घटना का इतिहास शुरू होता है 5 नवंबर 1605 से, जब गन पाउडर प्लॉट के मेंबर गाय फॉक्स को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नीचे लगाए गए विस्फोटकों की गार्डिंग करते वक्त गिरफ्तार किया गया था। गन पाउडर प्लॉट को गन पाउडर ट्रीजन प्लॉट के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रोविंशियल इंग्लिश कैथोलिक्स के एक ग्रुप के द्वारा किंग जेम्स फर्स्ट की हत्या की एक नाकाम कोशिश थी और इस कोशिश में किंग जेम्स फर्स्ट की बचने की खुशी में इस एनुअल पब्लिक डे को थैंक्सगिविंग के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दरअसल वार्नर ब्रोस इसे गाय फॉक्स की 400वीं सालगिरह से एक दिन पहले यानी 4 नवंबर 2005 को रिलीज करना चाहते थे, पर किसी वजह से ये नहीं हो पाया और फिर 2006 में इसको रिलीज किया गया। इस फिल्म में जो सबसे अच्छी चीज है वो है प्रतीकवाद यानी सिंबोलिज्म। हम अभी इसी के बारे में बात करेंगे। डायरेक्टर ने ये सिंबोलिज्म व्यक्तित्व और सत्ता के खिलाफ बगावत के विचार की तुलना करने के लिए किया है। पूरी फिल्म के दौरान मेन कैरेक्टर वी उन नागरिकों से समर्थन प्राप्त करता है
जो सरकार के उन पे कंट्रोल से असंतुष्ट हैं। वो सत्ता के खिलाफ बढ़ती हुई इसी दुश्मनी का फायदा उठाता है, जो आखिरकार एक बहुत बड़े विद्रोह में बदल जाती है, जिसके अलग अलग पहलुओं के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। वो ये सब करने के दौरान मास्क का इस्तेमाल करता है अपनी और अपने फॉलोअर्स की पहचान छिपाने के लिए। ये तरीका लोगों के मन से उनके असली एहसास उजागर करवाता है और अपने न्याय के लिए खड़ा होने की हिम्मत देता है। अब सिंबोलाइजेशन की बात को आगे बढ़ाते हैं। इनमें सबसे पहला नंबर आता है कि वी के कैरेक्टर को हमारे सामने किस तरह से पेश किया गया है, और इस चीज में जो सबसे जरूरी चिन्ह है वो है वी का मास्क। पर इसका इस्तेमाल इसे सिंबल बनाने से ज्यादा उसकी पहचान छुपाने के लिए किया गया है। वी का किरदार हर किसी के बारे में है, ना कि सिर्फ उसके बारे में। ये समाज में हर उस शख्स से रिलेट करता है जिसके साथ सरकार ने बुरा सलूक किया है। मास्क पहनने से वी खुद से भी ज्यादा बड़ी चीज नजर आने लगता है। वो लोगों के लिए जीता जागता आदर्श बन चुका है। मास्क विपक्ष यानी ऑपोजिशन और विद्रोह को भी रिप्रेजेंट करता है अपने डिजाइन की उत्पत्ति के कारण। जैसा कि हमने बात की गाय फॉक्स नाइट के बारे में, तो ये मास्क उसी गाय फॉक्स नाइट के ऊपर बनाया गया है। इस फिल्म में एक सीन है जिसमें वी और डोमिनोज के सीन्स को एक साथ इनकॉर्पोरेट किया गया है, जिसमें गिरते हुए डोमिनोज असल में सरकार के खिलाफ किए जा रहे विद्रोह को दर्शाता है। और इस सीन का मतलब है कि सरकार गिर रही है और वी का प्लान काम कर रहा है, और ये चीज इस सीन को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। इसी चीज का दूसरा भाग है रंग या पोशाक, और ये बहुत जरूरी भी है किरदार को दमदार बनाने के लिए। जैसे वी की कॉस्ट्यूम में ब्लैक या ग्रे का काफी इस्तेमाल नजर आता है, क्योंकि वो रात में चोरी छुपे भी निकलता है, इसलिए भी ये ज्यादा जरूरी है। वैसे उसके मेन रंग काला और लाल हैं। काला रंग रात और इस बात का प्रतीक है कि उसे रात में इधर उधर जाकर कई चीजों का पता लगाना पड़ता है, पर लाल रंग उसका हिंसक रूप दर्शाता है। ये उसके अंदर की आग को दिखाता है, और आग ने ही उसके अतीत को डरावना बनाया है। वी की कॉस्ट्यूम एक सकारात्मक अभिव्यक्ति यानी एक पॉजिटिविटी पैदा करती है। उसे एक गुप्त और हिंसक होने के साथ साथ आतंकवादी के बजाय एक अच्छे इंसान के रूप में दिखाती है। अब थोड़ी बात करते हैं इसके साउंड और म्यूजिक के बारे में। जिस वक्त वी के बॉम्ब सरकारी बिल्डिंग्स जैसे संसद और ओल्ड बेली को ध्वस्त कर रहे होते हैं, तब बैकग्राउंड में हमें एक गाना सुनाई देता है जिसे 1812 ओवरचर कहा जाता है। इसे लिखा था रशियन कंपोजर चाइकोव्स्की ने। उन्होंने इसे द बैटल ऑफ बोरोडिनो में नेपोलियन की सेना के खिलाफ मॉस्को के बचाव के स्मारक के तौर पर लिखा था, जिसे बाद में रशिया ने जीता भी था। संगीत जाहिर तौर पर सीन को और गंभीरता देता है और दिखाता है कि लंदन के लोग सरकार के खिलाफ जीतने वाले हैं। इन सभी सिंबल्स के बारे में जानने के बाद अब हम चलते हैं विद्रोह के पहलुओं की तरफ, जिन्होंने इस फिल्म को और सार्थक बनाया है। विद्रोह की बात आती है तो इसमें सबसे पहला नाम आता है अन्याय के खिलाफ विद्रोह। वी फॉर वेंडेटा इस विद्रोह को वी के जरिए दर्शाती है। वो महामारी से बचने के लिए इंसानों के शरीर की क्षमता के बारे में अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश में सरकार द्वारा इलीगल जेनेटिक टेस्टिंग का शिकार बना था। वी ऐसा इकलौता इंसान था जो उनसे बचा और उस प्रताड़ना से भागने में कामयाब हुआ। फिर उसकी नफरत बदले की भावना में बदल गई। उसने अपने देश को न्याय दिलाने और सरकार के अन्याय को उखाड़ फेंकने की कसम खाई। वो अपने देश के लोगों की आज़ादी के लिए लड़ा। उसकी योजना थी उन लोगों को मारने की जिन्होंने लारखिल कंसंट्रेशन कैंप में मुख्य भूमिका निभाई थी। वी उन्हें अपने और सैकड़ों लोगों के दर्द के बदले मार डालना चाहता था। हालांकि वी फॉर वेंडेटा आखिर में सफल होती है, पर इसमें बहुत सारे लोग घायल हुए और उसने कई निर्दोष और दोषी लोगों को बिना किसी पछतावे के मौत के घाट उतार दिया। वी के बदला लेने के तरीके को न्याय की तरह नहीं देखा जाता। बहुत सारे सामाजिक मुद्दों की तरह विद्रोह की भी दो पक्षों की समस्याएं हैं और दोनों को ही आसान तरीकों से सुलझा पाना बहुत ही मुश्किल है। आखिरी सीन में वी द्वारा उसके लोगों को आज़ाद करने के बाद हमें काफ़ी सारे वाइड शॉट्स दिखाए जाते हैं। ये दर्शाता है कि दर्शक भी अब किसी बंधन में नहीं है। डायरेक्टर दर्शकों को एक फ्रेम में बांधने के बजाय पूरे शॉट का नज़ारा दिखाते हैं। इसके बाद आता है अधिकार और शक्ति के खिलाफ विद्रोह। एक और तरह का विषय इसमें हमें देखने को मिलता है, जो है अधिकार और शक्ति का इस्तेमाल। इस चीज को ये दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया गया है कि समाज पे एक व्यक्ति का कितना दबाव हो सकता है। ये चांसलर सटलर की शक्ति की तरफ भी इशारा करता है, ये दिखाकर कि वो कैसे लोगों पर हावी हैं।
उस सीन में जिसमें चांसलर देश को संबोधित करते हैं, उनके शॉट्स को अक्सर नीचे के एंगल से दिखाया जाता है, जिसका मतलब है कि कैमरा सब्जेक्ट की तरफ देख रहा है। डायरेक्टर ने जानबूझकर ऐसे ही और जूम और डेप्थ वाले शॉट्स रखे, गवर्नर के अधिकारों की शक्ति को दिखाने के लिए। ओल्ड बेली के विनाश वाले सीन में वी कंडक्टर बेटन दिखाकर एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट करने की नकल करता है, जिसमें 1812 ओवरचर तेजी से बजता है, जो हमें दिखाता है कि लोग अब जाग चुके हैं और सब इस सेंट्रल कोर्ट यानी दी ओल्ड बेली का विनाश अपनी आंखों से देखेंगे। ये इस विद्रोह का सबसे अहम पहलू है। अब आता है रूढ़िबद्ध विचार यानी स्टीरियोटाइप्स का विद्रोह। ये फिल्म नाजायज फैसले और भेदभाव वाले रूढ़िबद्ध विचार यानी स्टीरियोटाइप्स की थीम्स को भी हमारे सामने पेश करती है। फासिस्ट सरकार ने ऐसे बहुत सारे नियम कानून बनाए थे जिससे जनता दब रही थी। बहुत सारी चीजें बैंड थीं। इस विद्रोह का सबसे बड़ा उदाहरण वो सीन है जिसमें वी एक फूलों वाला एप्रन पहनकर ईवी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है और वो उसे फ्रेंच में ग्रीट करता है। ये वी की क्लास और जटिलता को दर्शाता है। डायरेक्टर ने इस सीन को उस कहावत को सार्थक बनाने के लिए फिल्माया है कि वाकई किताब के कवर को देखकर उसको समझा नहीं जा सकता। वैसे बैंड चीजों की बात है तो इससे एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है कि वी ने अपनी शैडो गैलरी को बैंड बुक्स, आर्टवर्क्स, फिल्म्स और एक ज्यूक बॉक्स से क्यों भरा हुआ है। वी का ज्ञान और कल्चर को लेकर प्यार विद्रोह और प्रतिरोध की उसकी इच्छा को कैसे पूरा करता है। दरअसल उसकी अंडरग्राउंड छिपने की जगह में वी ने एक बैंड बुक्स की लाइब्रेरी और एक फॉरबिडन आर्ट का एक म्यूजियम सा बनाया हुआ है। वी का ये सब जमा करने का पहला कारण ये है कि वो नॉर्थस्पायर के लंदन के नागरिकों से बाहर की दुनिया की चीजों को छुपाने वाली बात से सहमत नहीं है, और दूसरा कारण है अपना लक्ष्य याद रखने के लिए। इसका अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि वो वेलेरी पेज की तस्वीर अपने पास रखता है। वो होमोसेक्सुअल थी और होमोसेक्सुअलिटी पर बैन था और इसके लिए नॉर्थस्पायर सरकार सजा भी देती थी। उसका ये सब अपने पास रखने का एक और कारण है कि वो कल्चर से प्यार करता है। वो एक अच्छा रीडर है और वो कला की सराहना करना भी जानता है। वी फॉर वेंडेटा होमोसेक्सुअलिटी और उसके डर, धर्म की आलोचना, अधिनायकवाद, इस्लामोफोबिया और आतंकवाद के मुद्दों से जुड़ी हुई है। इसकी विवादास्पद कहानी और थीम्स दोनों ही सामाजिक समूहों की तारीफ और आलोचना का लक्ष्य रहे हैं। वी फॉर वेंडेटा को कई राजनीतिक समूह सरकार द्वारा उत्पीड़न के आरोप के रूप में देखते हैं। आजादी की बात करने वाले और अराजकता फैलाने वालों ने इसका इस्तेमाल अपनी मान्यताओं को बढ़ावा देने के लिए किया है। इसके बारे में डेविड लॉयड ने कहा भी था कि गाय फॉक्स मास्क अब अत्याचार के विरोध में इस्तेमाल करने के लिए एक आम ब्रांड और एक सुविधाजनक प्ले कार्ड बन गया है और वो उन लोगों से बहुत खुश हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये काफी अनोखा लगता है। अब आते हैं इसके सबसे अहम सवाल पर कि क्या वी एक आतंकवादी था या एक फ्रीडम फाइटर था। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि नॉर्थस्पायर पार्टी एक अत्याचारी पार्टी है जो बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों का हनन करती है और इसे रोकने की बिल्कुल जरूरत है। वो माइनॉरिटीज, होमोसेक्सुअल्स और डिसेंडेंट्स के एग्जीक्यूशन का आदेश देते हैं। ये अपने नागरिकों की ऑरवेलियन इन्फ्लुएंस के जरिए जासूसी करते हैं। वो मीडिया और न्यूज को कंट्रोल करते हैं। वी में इनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत है जिसकी सफलता पूरी जनता के लिए मददगार साबित होगी। ये सब उसे एक अच्छा आदमी बनाते हैं, पर वी भी अपने आप में ही एक कट्टरपंथी है। वो अपने काम की पूर्ति के लिए टॉर्चर करता है, लोगों को मारता है और दूसरों का ब्रेन वॉश भी करता है। ये सब उसे एक खतरनाक आदमी बनाता है। इसी तथ्य की वजह से वी का अपनी दुनिया को ज्यादा लोकतांत्रिक आजादी की स्थिति में लौटाने का लक्ष्य हमें डिजायरेबल सा नजर आता है। हमें उसकी दूरदशा से सहानुभूति होती है। उसके काम हमें जस्टिफाइड नजर आते हैं। हालांकि ये रूथलेस है, पर क्योंकि ये पॉजिटिव मानवीय लाभ की ओर काम करता है। इन सब तरीकों से देखें तो वी वाकई एक आतंकवादी है, पर उसके टारगेट सीमित हैं, यानी वो लोग हैं जो खुद किसी तरह का आतंक फैला रहे हैं। सरकार भी अपने ही तरीके के आतंक से काम करती है जो किसी और को नहीं बल्कि उनके संगठन को ही फायदा देता है। वी का आतंकवाद लोगों के फायदे के लिए है। इस तरह से अगर देखें तो वी एक फ्रीडम फाइटर है जो एक पर्सनल बदले के लिए आतंकवादी राजनीति का इस्तेमाल करता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक डिस्टोपियन ब्रिटेन में सामाजिक राजनीतिक बदलाव लाना चाहता है। इस तरह से वो दोनों ही है।
वो आतंकवादी भी है, पर उसका ध्यान सिर्फ जनता की आजादी और सरकार को उखाड़ फेंकने की तरफ है, जिससे उसका किरदार फ्रीडम फाइटर की ओर ज्यादा झुका हुआ नजर आता है। ये सब कुछ जानने के बाद अब ये सवाल उठता है कि इस फिल्म से हम क्या सीखते हैं। हम रोज डर के साए में जीते हैं, अस्वीकार होने या अकेले होने का डर, किसी को खोने का डर, अपमानित होने का डर, बीमारी और मौत का डर, उत्पीड़न का डर। हालांकि हम इन डरों पर काबू पा सकते हैं अगर हम बदलने के लिए तैयार रहें तो। ये तो सच है कि हम वी फॉर वेंडेटा में दिखाए गए समाज से काफी अलग समाज में रहते हैं, पर फिर भी हम ईवी के साथ खुद को जोड़कर देख सकते हैं और डर का सामना करने के दौरान दिखाई गई उसकी बहादुरी से सीख सकते हैं। इसे एक प्रभावशाली उदाहरण से समझा जा सकता है कि कैटरपिलर एक बहुत ही संवेदनशील और आकर्षक क्रीचर नहीं है। हालांकि उसके क्रिसैलिस में मरने के बाद उसमें से खूबसूरत पंखों वाली तितली उभरती है और उसे जहां चाहे ले जाती है। ईवी का किरदार भी कुछ इसी तरह हमारे सामने उभर कर आता है। वो भी शुरू में डरपोक और कमजोर सी होती है और वो धीरे धीरे मजबूत बनती है। हम ये भी देखते हैं कि उसका ये बदलाव वाला सफर शांति भरा नहीं था। इस बीच उसे टॉर्चर, अपमान, डर और अलगाव यानी आइसोलेशन झेलना पड़ा। इन सब चीजों के बाद ही वो अपने आइडियल कैरेक्टर तक पहुंच पाई। यही सब उस चीज का निचोड़ है जो ईवी का किरदार हमें सिखाता है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो जब हम अपने डरों पे काबू पा लेते हैं तो हम शक्ति और आत्मविश्वास भी पा लेते हैं। तो दोस्तों, ये था वी फॉर वेंडेटा का एनालिसिस। आई होप आपको अब ये मूवी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।